मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज क्रॉनिक डिजीज को पढ़ने के क्रम में हम फिर आगे चलते हैं। अभी तक हम लोगों ने 70 पैराग्राफ को पहुंच चुके हैं। आइए अब अगला कदम हम लोग बढ़ाते हैं 71 की ओर। डॉक्टर एनिमेट 71 पैराग्राफ में कहते हैं कि जो सोरा का जो डेवलपमेंट है, सिफिलिस का जो डेवलपमेंट है, साइकोसिस का जो डेवलपमेंट है, वो एक समान ही होता है ना। 70 में बताते हैं कि जो सोरा जो है सिफिलिस के जैसा ही एक माइग्मेटिक क्रॉनिक डिजीज है, और इसका ओरिजिनल डेवलपमेंट जो है तो करीब है, यानी कि बुनियादी जो विकास की यात्रा होती है वह एक समान ही होता है, चाहे वह सोरा हो या सिफिलिस हो। ये डॉक्टर हेनिमैन आपको 71 पैराग्राफ में बताते हैं। फिर कहते हैं लेकिन अब यहाँ पर दोनों के विकास यात्रा में क्या अंतर है, इसकी बात की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि तीनों जो क्रॉनिक माइग्मा है उसमें कहते हैं जो सोरा सिफिलिस और साइकोसिस की जो चर्चा की गई है, तो सोरा सिफिलिस साइकोसिस में जो कहते हैं कि जो सोरा जो है तो सिफिलिस और साइकोसिस से भी ज्यादा कॉन्टेजियस है, यानी कि उसका संक्रमण दोनों से ज्यादा है बनिस्पत की सिफिलिस और ये। अब इस बात को साबित करने के लिए भी ये आगे बताते हैं कि मोस्ट कॉन्टेजियस ऑफ ऑल क्रॉनिक माइग्रेन, किस कारण से, क्यों। पहला कारण है उन्होंने बताया द माइग्मा नीड्स ओनली टू, ईच का जो है तो केवल एक संपर्क का आवश्यकता होती है ना, टेंडर स्पेशली खास करके बच्चों में। और ये पहला पहला अंतर तो ये है कि केवल संपर्क मात्र से, स्पर्श मात्र से आपको ईच का संपर्क, ईच का कॉन्टेजियस संक्रमण हो जाता है। लेकिन जो अदर माइग्मा है, दूसरे जो माइग्मा है, वो उसको थोड़ा सा डीप पेनिट्रेशन उसको टच करने के बाद में इंडेड एरिया को या घाव एरिया को कुछ या फ्रिक्शन के बाद में होने से उसका प्रभाव होता है। यानी कि ये सोरा जो है तो केवल टच से हो जाता है, लेकिन सिफिलिस जो है उसके दबाव के लिए अगर कोई आपका कटा हुआ भाग है या कोई एक संवेदनशील भाग है, उस पर थोड़ा सा फ्रिक्शन होता है या रगड़न घर्षण होता है, तो उससे वह प्रभावित होता है। तो अंतर यही है, वह संपर्क मात्र से हो जाता है, इसमें संपर्क होने के बाद में थोड़ा सा घर्षण होना चाहिए, थोड़ा सा कुछ देर का कुछ समय लगता है इसको इंटरव्यू। लेकिन सोरा जो है तो इमीडिएटली जैसे ही आपको टच किया वैसे ही वह आपका प्रभावित हो गया, जैसे ही आप संपर्क में आए आप उससे प्रभावित हो गए। और सिफिलिस जो है तो वह प्रभावित होने के लिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है और थोड़ा देर के लिए इंतजार, थोड़ा सा घर्षण की आवश्यकता होती है, उसके साथ रहने की आवश्यकता होती है, उसे संपर्क समय बिताने की आवश्यकता होती है, और उसके बाद में ये होता है। और ये जो है पहली बात है। दूसरी बात ये बताते हैं कि सोरा को ऐसा नहीं है कि इसी एक खास एज में होगा, सभी एज में, सभी सिचुएशंस में, सभी सर्कमस्टांसेस में सोरा जो है तो आपके शरीर में, आपके जीवन में प्रवेश कर सकता है। तो सोरा का के लिए कोई अनकंडीशनल है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है, जैसे ही आप संपर्क में आएंगे तो सोरा आपके शरीर में प्रवेश करना शुरू कर देगा। लेकिन ये सिफिलिस के लिए थोड़ा सा समय बिताना होगा, उसके साथ में रहना पड़ेगा, उसमें समय की आवश्यकता होती है, सोरा में समय की आवश्यकता नहीं होती है। मोमेंट कहते हैं जिस मोमेंट में आप संपर्क में आए, दैट मोमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट। लेकिन सिफिलिस के लिए कुछ क्षण बिताने होते हैं, कुछ क्षण बिताने होते हैं तब उससे जाता है। ये आपको 72 में इन्होंने बताया। 73 में बताते हैं कि सभी माइग्मा के तुलना में, सभी माइग्मा के तुलना में
जो ईच का जो माइग्मा है, उंगली का जो माइग्मा है, यह सबसे ज्यादा कॉन्टीजियस है, सबसे ज्यादा संक्रमण होने वाला है ना। और केवल टच करने से, और जब एक बार टच किया तो यह आपके शरीर में लाइफ लॉन्ग माने जीवन पर्यंत रहेगा। इसीलिए कोई भी व्यक्ति सोरा के इन्फेक्शन से बच नहीं सकता, सोरा के प्रभाव से बच नहीं सकता है। कोई भी व्यक्ति हो वह सोरा के प्रभाव से कभी भी बच नहीं सकता है, ठीक है ना। ये 73 में डॉक्टर हेनिमन बताते हैं। और ये जो है फिर इसमें आगे की ओर बताते हैं जो इसके जो तरीके हैं, कैसे तरीके, किस तरीके से ये आपको बढ़ता है उस तरीके से। जैसे फिजिशियंस जो है, अगर आप चिकित्सक हैं और पेशेंट के बॉडी को टच कर रहे हैं उसके एक पार्ट में, हर उसी हाथ से फिर दूसरे पेशेंट को टच कर रहे हैं तो वह इन्फेक्शन हो जाता है। आप हाथ को धो भी लीजिएगा, वॉश भी कर लीजिएगा, उसके बावजूद भी सोरा का जो इन्फेक्शन है वह फिजिशियंस के माध्यम से भी पेशेंट के अंदर में ट्रांसमिट हो जाता है। और फिर जो आपका वेस्ट प्रोडक्ट है, इन्फेक्टेड माजमा क्लीनिंग करने के समय में, सफाई करने के समय में उसके माध्यम से होता है। खास करके बच्चों में जो होता है वह अपने मदर से ही ट्रांसमिट हो जाता है। यदि कि बच्चे माँ पीड़ित है थोड़ा से, तो वह बच्चे को भी इससे पीड़ित हो जाता है, बेबी का ट्रांसफर हो जाता है। और जो बेबी जो है तो अपने जो बच्चे नर्स है या जो उसका देखभाल कर रहे हैं उसके शरीर के माध्यम से भी, तो उसके संपर्क माध्यम से भी आपको सोरा का बेबी को इफेक्ट हो जाता है। और जो दूध पीता बच्चा है वहां भी ऐसा ही होता है, उसके साथ भी इसी तरह का होता है। तो इसलिए कहते हैं कि एक तरीका नहीं है, हजारों तरीके से आपके शरीर में सोरा प्रवेश कर सकता है। किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी संपर्क से आपको शरीर में सोरा का, जीवन में सोरा का आगमन हो सकता है। ये 73 में डॉक्टर हेनिमन ने आपको बयान किया। आगे चल करके कहते हैं डॉक्टर हेनिमन कि जैसे ही ये टच करता है, ये जो है तो अब लोकल नहीं रह जाता है। दूसरा माइग्मा लोकल होकर के बाद में वो प्रसारित होता है, लेकिन यह लोकल, यहाँ पर लोकल नाम का कोई भी चीज नहीं होता है। थोड़ा जैसे ही आपके साथ में टच करता है वह पूरे बॉडी में, पूरे जीवन में होता है और नर्व्स के माध्यम से पूरे शरीर पर यह कम्युनिकेटेड हो जाता है। और कैसे होता है, इनविजिबल डायनेमिक मैनर, इनविजिबल जो आप देख नहीं रहे हो और उसके तरीके से यह पूरे आपके शरीर में ट्रांसमिट हो जाता है। और कुछ दिन तक तो आपका चमड़ा जो है तो लगेगा कि वहां पर अनचेंज है, कुछ नहीं हुआ है। और वहां पर उसके बाद में धीरे धीरे उसका विकास होगा, धीरे धीरे विकास होता है और कुछ दिन तक वह हेल्दी नजर आएगा, स्वस्थ लगाएगा। इसीलिए लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं है, नकारते हैं कि नहीं मुझे तो कोई संपर्क नहीं हुआ। लेकिन जब अचानक होना शुरू होता है, कुछ एक्साइटेशन होता है या किसी अति से होता है, तो थोड़ा जो है तो अनोइंगली आपके सामने होता है। द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ, और इस तरह से जैसे ही इंटरनल डेवलपमेंट, हम लोग जब वैज्ञानिक भाषा में इंक्यूबेशन क्रिएट करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड जो जब पूरा हो जाता है तब उसके लक्षण जो है तो परिलक्षित होने लगते हैं। कहते हैं फिर 75 में आके कहते हैं only ये only when the whole organism feel itself transform, है ना। जैसे ही पूरे शरीर में इसका सैचुरेशन, पूरे शरीर, पूरे जीवन में आपका सोरा का सैचुरेशन हो जाता है, तब उस समय में आपके परिवर्तन दिखाई पड़ने लगते हैं, मैचुरेशन होता है। वाइटल फोर्स जो है तो अपने आता, ये है इसको सूट करने के लिए, वाइटल फोर्स अपने आप को आराम पहुंचाने के लिए लक्षणों का प्रदर्शन होता है। लक्षण एक सूचना तंत्र होता है, लक्षण एक कम्युनिकेशन पॉइंट होता है, संपर्क का माध्यम होता है, जिससे कि ये वाइटल प्रिंसिपल है, आपको अपना वाइटल प्रिंसिपल अपना
कंडीशंस को, अपनी अवस्था को बताता है, राइट। सिम्टम्स या कहते हैं कि सिम्टम्स प्रतिनिधि का काम करता है ना, प्रतिनिधि का काम करता है वाइटल प्रिंसिपल का। और इस प्रतिनिधि के रूप होते हैं, जैसा कष्ट होगा उसी तरह के लक्षण होगा। यानी कि वाइटल प्रिंसिपल तो मूक रहता है, बोलता नहीं है, लेकिन उसको बोलने के लिए उसके आपके शरीर पर, आपके जीवन में जो सिम्टम्स होते हैं वह भी वही उसका एक मेन माध्यम है। आपको लक्षण के माध्यम से ही आप सोरा के प्रभाव को, वाइटल प्रिंसिपल पर प्रभाव को आप देख सकते हैं। बिना सिम्टम्स के, बिना लक्षण के आप किसी भी प्रभाव को नहीं देख सकते। और कई समय तक जब तक लक्षण नहीं रहता है हम उसको समझते हैं कि हम लोग बीमार नहीं हैं, लेकिन लक्षण तभी प्रदर्शित होता है जबकि उसका सैचुरेशन पॉइंट पूरा हो जाता है ना, उसका डेवलपमेंट पॉइंट पूरा हो जाता है, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है और रिसाइकलिंग शुरू होता है, तब जाकर के आपका थोड़ा का आपको डिक्लाइन करना शुरू करता है, ठीक है ना। तो वाइटल फोर्स जो है तो आराम पहुंचाने के लिए, अपने आप को कूद करने के लिए, अपने आप को वह संदेश भेजता है। कैसे संदेश भेजता है? लक्षणों के माध्यम से। लक्षण क्या है कि ईच होना शुरू हो जाएगा, चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाएगा, आपके अंदर में बहुत सारे सेकेंडरी सिम्टम्स भी डेवलप होने लगेंगे। और लेकिन थोड़ा जो है तो हमेशा लैटेंट पड़ा रहेगा, अंदर पड़ा रहेगा, है ना, विकसित नहीं हुआ। केवल तो वाइटल प्रिंसिपल आपको संदेश देता है, आपके कॉन्शियस लेवल को संदेश देता है कि मैं प्रभावित हो चुका हूँ, अब आप कुछ यहाँ पर कुछ उपाय करो, मुझे बचाने के लिए कुछ उपाय करो। और सूरा जो है वो वहाँ पर लैटेंट रूप से यहाँ पर पड़ा रहता है, ठीक है ना। तो लैटेंट फॉर्म। फिर 76 में आकर के कहते हैं करीब करीब 6 से 7 सप्ताह या कभी कभी 10 सप्ताह या कभी कभी 14 सप्ताह भी लगते हैं, जबकि पूरे इंटरनल ऑर्गेनिज्म जो है तो वह डेवलप कर जाए। ऐसा नहीं है कि आज हुआ, जैसे मैंने कहा ना इंक्यूबेशन पीरियड डिफरेंट होते हैं, ये डिपेंड करता है 7 दिन में होगा, 14 दिन में होगा, 15 दिन में होगा, 1 महीने में होगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका वाइटल प्रिंसिपल कब तक उसको सह सकता है, कब तक उसका विरोध कर सकता है। और जब वाइटल प्रिंसिपल विरोध करने के हेल्पलेस हो जाता है, असहाय हो जाता है, तभी जा करके आपको सिम्टम्स दिखाई पड़ने लगते हैं। वाइटल प्रिंसिपल भरसक प्रयास करता है कि आपके वह उसको विरोध करे, सोरा का विरोध करे, लेकिन वाइटल प्रिंसिपल के बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, उसके कैपेसिटी के बाहर हो जाता है, तो वह वहां पर आपको लक्षण का होने उस शरीर पर उत्पन्न होने लोकल कॉन्टेजियस क्यूटेनियस डिजीज के रूप में कंप्लीट कहते हैं कि सोरा का जब आपके शरीर में प्रवेश किया और उसके बाद में लक्षणों का उत्पन्न होना, ये एक साइकिल, एक चक्र का इंडिकेशन होता है ना, एक चक्र का इंडिकेशन होता है। और चक्र के रूप में यह सामने में यह होता है। ये कहते हैं भाई जो पस्ट्यूल्स आप देख रहे हो, जो खुजली जो देख रहे हो, जो छोटे छोटे घाव जो देख रहे हो, वह केवल लोकल नहीं है, वह एक प्रतिनिधि है। क्या किसका प्रतिनिधि है? पूरे आपके वाइटल प्रिंसिपल पर हो रहे प्रभाव का, है ना। वह देखने में छोटा लग रहा है कि लोकल है, लेकिन लोकल नहीं होता है, वह एक पूरा प्रतिनिधि का काम करता है कि वह इंटरनल डेवलपमेंट जो है तो पूरा हो चुका है। फिर आकर के कहते हैं कि इंटायर ऑर्गेनिज्म जो मैंने बताया कि 14 दिन पर से 15 दिन और उससे भी ज्यादा लगते हैं, और इसे साइकिल से वहां पर स्पॉट्स के रूप में शुरू हो जाता है। कभी कभी बहुत ठंडक महसूस होने लगती है, कभी कभी बहुत गर्मी के जैसा महसूस होता है, या कभी कभी पसीने आने लगते हैं, खास करके रात में पसीने आने लगते हैं। और दे आर फर्स्ट उसके बाद कुछ फीवर के जैसा भी आ सकता है, फिर बाद में स्किन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसके प्रदर्शन के जो स्वरूप है वह अलग अलग होते हैं। सिहरन जैसा महसूस करना, गर्मी जैसा महसूस करना ऐसा होता है, या पसीना होने लगना,
रात रात के समय में फिर खुजली खुजली होने लगना, और या आपको बिलियरी फीवर के रूप में आपको दिखलाई पड़ता है, और बाद में जा करके वह स्किन पर फूल होते हैं। आप देखते होंगे अक्सर कई एक समय में फीवर ब्लिस्टर्स का नाम आप सुनते होंगे। बुखार हो गया, बुखार होने के बाद में चेहरे पर, जीभ पर कुछ दाने दाने निकल आते हैं। ये इंडिकेशन है कि वह जो है जो थोड़ा जो है तो इंटरनल प्रॉब्लम हो रहा है। फिर इसके बाद में इसमें वॉल्यूप्टस ईचिंग होती है। वॉल्यूप्टस मतलब कि इतना ज्यादा खुजलाहट होती है कि आपको उसमें लगता है कि एक सेक्स का आनंद मिलता है ना। वॉल्यूप्टस का मतलब हो जाता है हैविंग स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल अपील एंड ग्रेटिफिकेशन टाइप का फीलिंग होने लगता है, और आपको उसमें काफी अच्छा लगता है खुजलाने से, है ना। इस एक टीचिंग जो है इस तरह का फीलिंग कब होता है, खास करके रात में या मिडनाइट के पहले, है ना। और ये प्रूफ होता है, इस तरह के जो वेसाइकल्स इसके साथ में होते हैं, पानी के जैसे फुंसी जैसे निकल जाते हैं, ये प्रूफ होता है कि सोडा का इंटरनल डेवलपमेंट हो चुका है। और ये वाटरी पस्ट्यूल्स जो बनते हैं उसका फॉर्मेशन 77 में बताते हैं कि बीज के रूप में, और फिर धीरे धीरे वह पस के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके अंदर में वो वेसाइकल्स में पहले तो वह पानी का बुलबुला जैसा दिखलाई पड़ेगा, फिर वह पानी का बुलबुला धीरे धीरे उसका पस का फॉर्मेशन होने लगता है। 78 में बताते हैं कि द ईचिंग कंपेल्स द पेशेंट टू रब एंड स्क्रैच। अब इतना आपको लाचार कर देता है कि आपको खुजलाना पड़ता है, स्क्रैच करना पड़ता है, और स्क्रैच करने से क्या होता है कि वहां पर जहाँ जो एरिया है वह इंफेक्टेड जो एरिया है वह फूट जाता है, यानी कि वेसाइकल फूट जाते हैं, और उससे आपके पस के डिस्चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। ऐसा 78 पैराग्राफ में डॉक्टर बताते हैं। कहते हैं fluid traces pressed out of the vesicles pollute the extremities, है ना। बाद में चल करके वो जो पानी निकलता है वह दूसरे जगह पर निकलता है, तीसरे जगह पर फैलता है अपने सराउंडिंग एरिया में, और अदर पर्सन को भी, अपने तो होते ही हैं लेकिन पास में व्यक्ति को भी ये करता है। सिमिलरली द लिक्विड यूज फॉर द वॉशिंग, आप उसके लिए जो आप पानी का, साबुन का, या और भी कोई डिटॉल वगैरह यूज करते हो, उसका वो भी एक प्रोपेगेशन का कारण बनता है। 79 में डॉक्टर एलिमेंट कहते हैं कि ओनली दिस सिम्टम्स ऑफ सोडा विच परमेट द होल बॉडी, है ना। ये जो लक्षण है कभी कभी इसका सिमिलर रिप्रेजेंटेशन मेंटल भी हो सकता है, यानी कि ये बड़ा अच्छा इंडिकेशन डॉक्टर एलिमेंट बता रहे हैं कि हर एक सिम्टम्स का, फिजिकल सिम्टम्स का एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन भी हो सकता है। आप अगर शरीर पर नहीं महसूस कर रहे हैं तो मन की धारणा से भी, यानी कि फिजिकल सिम्टम्स जो है तो मेंटल सिम्टम्स के रूप से भी दिखलाई पड़ सकता है, यानी कि मेंटल सिम्टम्स के रूप में आपके शरीर में आ रहा है, इरिटेशन है, चिड़चिड़ापन है, ये सब जो आ रहा है, यह आपको इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि आपका अंदर में ईच हो रहा है ना। बिजली का प्रभाव हो चुका है, आप ईच हो रहे हैं। इसलिए हम लोगों को ये नहीं समझना चाहिए कि मेंटल सिम्टम्स का अलग से आएगा, नहीं, दोनों एक दूसरे का कहते हैं एक रिप्रेजेंटेशन है। ये फिजिकल सिम्टम जो है तो उसका रिफ्लेक्शन मेंटल सिम्टम्स में भी देख सकते हैं। आप बहुत सारी दवाइयों में भी देखते होंगे, जैसे पल्सेट्ला में कहते हैं कि चेंजेबल मूड है, यानी कि मूड जो है तो परिवर्तनशील है, तो उसके फिजिकल सिम्टम्स भी देखिएगा, उसके सिम्टम्स चेंजेस परिवर्तनशील है। मूड टूल्स आर स्टेलाइज, एपेटाइट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, परिवर्तन होते रहता है। तो ये दोनों को देख करके अगर आप करते हैं तो आपका सिम्टम्स कंफर्म हो जाता है। ये जो है तो हो सकता है कि ये पल्सेट्ला का भी लक्षण हो। और फिर कहते हैं कि 79 में कहते हैं आकर के कि ईच जो है हर्पिस और टीनिया का कुछ
जो कुछ जो टाइप बहुत तरह के ईच होते हैं, टीनिया का, हर्पिस का, जो है तो ईच प्रोपोगेट करता है दूसरे पर्सन में, और कम्युनिकेबल माइजमा का। अब यहाँ पर डॉक्टर एनिमन ने एक नया वर्ड दिया, कम्युनिकेबल माइजमा, यानी कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में भी जाने के लिए ये तो होता है। और कुछ जो है तो सेकेंडरी सिम्टम्स के रूप में जीवन में ही स्थापित बना हुआ रहता है। आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल तरीके से अगर आपने इरेक्शन को एक्सपेल किया तो वह शरीर के अंदर में धीरे धीरे अपने आप ही विकसित होता चला जाएगा। और इस बात को डॉक्टर एनिमन प्रूव करने के लिए, बताने के लिए कहते हैं कि उस समय के महत्वपूर्ण वैज्ञानिक थे डॉक्टर जे हंटर, जिसको जॉन हंटर कहते हैं, जो 1728 में उन्होंने एक आर्टिकल्स में पब्लिश किया था, और इसी बात का इंडिकेट किया था कि हीट जब ये है तो आपको ट्रांसफॉर्म होता है, सोडा जो है तो ट्रांसफॉर्म होता है। तो डॉक्टर हेनिमैन बिना किसी उदाहरण के नहीं चलते हैं। डॉक्टर हेनिमैन ने उसका एक अपना अनुभव और दूसरे के अनुभव को भी कंपेयर करने का कोशिश अपने अध्ययन में किया। कहते हैं केवल ईच जो है तो हर्पिस और का जो है तो सोडा को दूसरे पर्सन पर, दूसरे लोगों पर स्प्रेड करता है और कम्युनिकेबल माइजमा ऑफ द सोरा बनता है। सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द सोरा which develops after the disappearance of the artificial expulsion of the eruption, general soric element cannot at all be transformed the sora to other life, है ना। तो कहते हैं कि जो सेकेंडरी सिम्टम्स ऑफ द सोरा which develops after the disappearance, मतलब आर्टिफिशियल एक्सपल्सन ऑफ द इरेक्शन के आर्टिफिशियल डिसअपियरेंस के बाद में कैनॉट ट्रांसफॉर्म ऑल पूरे सोडा को पूरी तरह से वह सिफिलिस में बदलता नहीं है, ठीक है ना। तो फिर एक चीज में आइए हम लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं कि जब ईच जो है so has only recently developed and is not widely spread on the world. The general internal disease of the soda is not noticed. अंत में समरी यही है कि जब तक जो है तो वर्तमान में जो इरप्शंस है अगर स्प्रेड नहीं हुआ तो वह इंटरनल डिजीज के रूप में दिखलाई नहीं पड़ता है। और इमोशनल सिम्टम्स कहते हैं कि इमोशनल सिम्टम्स यानी कि मेंटल सिम्टम्स जो है एक्ट एज ए सब्स्टिट्यूट फॉर द इंटरनल डिजीज एंड कीप द सोडा विद इट्स सेकेंडरी एलिमेंट्स ऑफ द, है ना। सोडा को कहा कि फिजिकल सिम्टम्स के जगह के सब्स्टिट्यूट के रूप में मेंटल इमोशनल सिम्टम्स के रूप में दिखाई पड़ता है। यहाँ पर डॉक्टर हेनिमैन ने इमोशनल शब्द का इस्तेमाल किया है। इमोशनल का मतलब कि मनुष्य का एक भावनात्मक, है ना, भावनात्मक आपका विल्स और अंडरस्टैंडिंग और अंडरस्टैंडिंग और विल्स और अंडरस्टैंडिंग एक इमोशंस पर ही आधारित होता है। तो कहा कि प्राइमरी जो आपका मेंटल पार्ट है वह इमोशंस और इमोशनल सब्स्टिट्यूट के रूप में, जैसे क्रोध है, इरिटेशन है, ये आपका इमोशनल एस्पेक्ट है, इसके माध्यम से हम लोगों को ये दिखाई पड़ता है। और कहते हैं कि जब तक सो लॉन्ग, फुटनोट में कहते हैं कि जब कैंकर अगर कोई टच नहीं किया गया the secondary symptoms of the venereal disease will not develop, है ना। कहते हैं अगर जब तक सोडा एक्टिव है तब तक आपको वेनरल डिजीज का या सिफिलिस का डेवलपमेंट नहीं होगा वह, और उस समय में आप को सिफिलिस के भी एक्शंस को कवर कर लेगा। तो व्हेन रिसेंटली ईच, तो समरी यही हुआ इसका, ईच eruptions has only recently developed and is not yet widely spread on the skin. The general internal disease of the soda is yet to be noticed in the patient. For emotional symptoms act as the substitute for the internal maladies and keep the soda
with its secondary elements latent and limited, ठीक है ना। और इस तरह से हम लोग 80 पैराग्राफ पर हम लोग पर पहुंच चुके हैं और आगे चल करके भी हम लोग देखेंगे कि यह विकास की यात्रा कैसे चलती है। तो आज हम लोगों ने 71 से लेकर के 80 तक का अध्ययन किया है और बेसिकली हम लोगों ने एक दूसरे माध्यम से कंपेयर करते हुए सोरा के डेवलपमेंटल और इसका जो प्राइमरी सिम्टम्स और सेकेंडरी सिम्टम्स के माध्यम से सोरा को समझने का कोशिश किया है। और यह बात तीसरा जो समझी से कुछ महत्वपूर्ण निकल करके आया वह है कि फिजिकल सिम्टम्स का सब्स्टिट्यूट मेंटल सिम्टम्स भी हो सकता है और मेंटल सिम्टम्स का सब्स्टिट्यूट भी फिजिकल सिम्टम्स भी हो सकता है। तो इस तरह से आज का हमारा जो विषय है समय है वह इस पर ही निर्धारित है कि सोरा का जो है सो डेवलपमेंट कैसे हुआ है ना। तो कंपैरिजन एंड डेवलपमेंट एंड इट्स मैनिफेस्टेशन से विकास की यात्रा को हम लोगों ने आज तक देखा। अब आगे हम लोग चलेंगे और फिर आगे देखेंगे 80 से 81 से लेकर के 90 अगले सेशन में हम लोग इसका फिर से आकलन करेंगे और इसको समझने का कोशिश करेंगे। साथियों, मेरा यह प्रयास रहता है कि आप लोगों को एक डिटेल्स में और सरल भाषा में मैं अपनी भाषा में ही आपको समझाने का कोशिश करूं। आप लेकिन इसके लिए आवश्यक यह भी होता है कि आप इस पुस्तक को अवश्य पढ़ें, क्रॉनिक डिजीज को अवश्य पढ़ें। इससे आपको एक फायदा होगा, डॉक्टर हेनिमैन के प्रिंसिपल को आप समझ पाएंगे। दूसरा, रोग को देखने का तरीका भी आपको समझ में आ जाएगा। रोग में हो रहे लक्षणों के विकास का भी जानकारी आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा। हम मेरा बताए हुए रहने से स्वयं का अनुभव बहुत जरूरी होता है। मैं केवल बता दूं आपको तो आप उसको आत्मसात नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको स्वयं अनुभव करोगे तो आपको इसमें ज्यादा समझ में आएगा और आपके जीवन का पार्ट होगा। तो मेरे बताए हुए पर विश्वास मत करो, कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए। मैं केवल एक मार्गदर्शन का काम कर रहा हूँ, लेकिन स्वयं उसे अनुभूत करने का प्रयास कीजिए। और शब्दों के साथ मैं आज का लेक्चर समाप्त करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको यह कुछ काम की बातें इसमें मिलेगी और आप इसमें फिर सुनते रहेंगे। तो अगले लेक्चर तक मैं आज का लेक्चर को समाप्त करता हूँ। तो धन्यवाद, सभी को मेरा प्रणाम और आशीर्वाद। थैंक यू वेरी मच।